Welcome to the part 5 of chapter 2, that is structure of atom. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको पोस्टुलेट्स ऑफ रदर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बताए थे, ठीक है, जो कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, उसका जो सही आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हमने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया था, और कैटायन एनायन के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था। तो उसी टॉपिक को आगे करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बताएंगे, और उसके बाद बोहर मॉडल के लिए क्या क्या रिफाइनमेंट्स या क्या क्या कंडीशंस आपको चाहिए। बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तभी आप बोहर मॉडल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसमें जो दो एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं। जैसे सेम एलिमेंट का मतलब है कि ऑक्सीजन के दो एटम हो या हाइड्रोजन के दो या दो से ज़्यादा, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है जब सेम एलिमेंट के हैं तो उनके एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे। तो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1s2 1h1 1s2 1s3। कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, C12 C13 एंड C14। क्लोरीन के भी आपके पास 2 आइसोटॉप हैं, जैसे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो ये सभी क्या है, इसमें आप देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, ठीक है। और जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, क्योंकि जो आइसोटॉप्स है वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। तो जो एटम्स है वो उनका जो केमिकल बिहेवियर होता है वो सेम होता है। बेसिकली क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए लेकिन वो देंगे सेम केमिकल रिएक्शन। उनके जो एटॉमिक मास की वजह से थोड़ा बहुत रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन सेम रहती है। तो इसलिए जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दिस आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आइसोटॉप्स होते हैं उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम क्यों होती है, तो वो इसलिए सेम होती है क्योंकि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसके अंदर जो एटॉमिक मास तो होता है वो सेम होता है और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, आर्गन 40, कैल्शियम 40 एंड पोटेशियम 40। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ पर इन तीनों के जो हैं एटॉमिक मासेस तो सेम है 40 40 40, लेकिन इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है 18 19 एंड 20। तो क्या होता है, जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटोन्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं, हम आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे आपके पास है फ्लोरीन एंड नियोन। फ्लोरीन में कितने होते हैं,
एटॉमिक मास 19 होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। और नियॉन में उसमें एटॉमिक मास 10 होता है और एटॉमिक नंबर 10 होता है और एटॉमिक मास 20 होता है, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो फ्लोरीन एंड नियॉन बोथ आर आइसोटोन्स। और सोडियम और मैग्नीशियम में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 एंड 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, सिलिकॉन और फास्फोरस में भी दोनों में 16 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वो आइसोटोन्स हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फ्लोरीन और सिलिकॉन में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिस क्या होते हैं? वो सभी स्पेसिस, चाहे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है, वो सभी ऐसे स्पेसिस जिनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जैसे Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, आर्गन, Ca2 पॉजिटिव एंड Ca पॉजिटिव। तो हमने बताया था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ऐड कर देते हैं। और किसी कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें से उसके पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देते हैं। जैसे Cl नेगेटिव है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज के केस में हम उसको ऐड करते हैं, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। सल्फर है, सल्फर के केस में 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। आर्गन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो इसलिए इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है, तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। सिमिलरली फॉर पोटेशियम 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो ऑल ऑफ दीज स्पेसिस हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 18। तो ये सभी स्पेसिस क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। ठीक है, you have to remember this because all of these terms are very important. They will used in your upcoming numericals or questions. I will you give the assignment today for this means इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेशन के लिए आइसोटोप्स, आइसोटोन्स इन सभी में। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में भी कुछ आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं और एटम का जो मास होता है वो कहाँ पर होता है, और एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है जिसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिली, लेकिन ये सब चीज़ें मिलने के बाद भी जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपके ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स तो ये कि जो रदरफोर्ड था उसने बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या करता है, मूव करता है, तो वो लगातार क्या कर देता रहता है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है, मीन्स इमिट करता रहता है। तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, जिसकी वजह से जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो एटम है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहली ड्रॉबैक्स यही हुई कि जो ड्रॉबैक्स का रदरफोर्ड मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, वो हमने बता दिया कि किस तरीके से कि भाई मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम को नष्ट कर देगा, लेकिन एटम नष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी इसका फेल हो गया कि भाई उसने स्टेबिलिटी को नहीं बताया, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम नष्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम नष्ट नहीं हो सकता, तो वो स्टेबल क्यों है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है,
जो आपकी दूसरी ड्रॉबैक्स आती है वो ये है कि भाई जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कि ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर वो सभी एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मूव करते हैं या वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं या उनकी एनर्जी क्या क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट और की इलेक्ट्रॉनिक या उनके एनर्जी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की जो आपको याद रखनी है। सिंपल है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीज़ें क्या है, एब्जॉर्बेबल है कि भाई आपने इनको 2 या 3 बार पढ़ा और ये आपको याद हो गई, फिर आपको ये भूलनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको फिजिक्स में भी आएंगी क्लास 12th के अंदर। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल आने से पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात चल रही थी तो उस टाइम पर और भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे चल रहे थे जिसमें ये बताया गया कि भाई जब हम किसी भी मैटर के ऊपर मीन्स एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट स्ट्राइक कराते हैं तो उससे हमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम मिलते हैं। वो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वो स्पेक्ट्रम आपको एटम या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत जो रेडिएशन होती है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इसी आइडिया को बोहर ने यूज़ किया। लेकिन जो रेडिएशन का जो इंटरेक्शन था मैटर के साथ उसमें कुछ रिक्वायरमेंट या आप कह सकते हैं कि कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने बनाए थे कि ये क्या क्या एजप्शन उन्होंने किए थे। ठीक है, तो दो डेवलपमेंट जो थे वो उन्होंने मेजर रोल प्ले किया बोहर के एटॉमिक मॉडल में। एक तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर आप कह सकते हैं कि कौन से दो डेवलपमेंट है जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें पहला कंट्रीब्यूशन है या पहला डेवलपमेंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो उसकी डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब है कि वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, आए समझ में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो आप रेडिएशन स्ट्राइक करा रहे हैं, उसकी जो नेचर होती है वो दो डुअल नेचर होती है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, दूसरा जो डेवलपमेंट था वो ये था कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि वो इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, कि जो एनर्जी होती है वो 1 टाइम हो गई, 2 टाइम हो गई, 3 टाइम हो गई, लेकिन वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती है कि जैसे 1.3 हो गया, 1.9 हो गया, 1.5 हो गया, इस तरीके से नहीं होती है। उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। वो किस तरीके से क्वांटाइज्ड होती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, वो पहले पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव नेचर है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है या वेव नेचर से आपको क्या क्या रिजल्ट उससे ऑब्टेन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसकी वेव नेचर की। तो जो लाइट होती है जो आपको सूरज से या लाइट बल्ब से मिलती है वो क्या होती है, एक रेडिएशन की फॉर्म होती है। ठीक है, जो मैक्सवेल था उसने ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी वेव लाइक नेचर को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि भाई जब कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर द एसिलेशन, एसिलेशन का मतलब होता है कि लगातार उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, मतलब रेडिएट करते हैं। तो जब वो रेडिएट करते हैं तो रेडिएशन में जो
रेडिएशन जो निकलती है या ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, कि जब आइसोलेटेड फॉर्म में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, ट्रांसमिटेड करता है। तो जो ट्रांसमिटेड रे होती है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जो आपके ऑसिलेटिंग, मतलब ऑसिलेटिंग का मतलब है अल्टरनेटिव, जो घूमते रहते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के भी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, और साथ में ही वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी वो एक दूसरे के उस डायरेक्शन के भी क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो वो आपस में भी परपेंडिकुलर रहेंगे और दोनों जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, आगे समझ में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, मीन्स उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और साथ ही दोनों जो डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन की, मीन्स जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के भी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम मीन्स जहाँ पर कोई भी एयर ना रहे, तो वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी वो मूव कर जाती है। तो इससे ये क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी दे रखी है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी हम क्या मानेंगे, जो लाइट की वेलोसिटी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो वो आप हमें मैसेज करके या कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।